अस्सलाम वालेकुम जनाब। शमसू को डाक बाबू के सहन में कदम रखते ही पता चल गया था कि उसके हाथ में जो लिफाफा है उसमें क्या लिखा है। उसका दिल खुशी से झूमने लगा। जिंदगी के इस अहम दिन उसकी अचानक आमद ने सारा नक्शा ही बदल दिया था। बूढ़ा डाकिया सर पर खाक की पगड़ी संभाले जैसे जैसे थके कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था, उसके लिए अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। डाकिये को जरा भी खबर नहीं थी कि उसके हाथ में थामी चिट्ठी में जो खुशखबरी है वो आज के दिन कितनी अहम है। शमसू का बस नहीं चल रहा था कि किस तरह उड़ता हुआ जाए और उसके झुर्रियों भरे चेहरे को चूमने लगे। कोई और मौका होता तो वो ऐसा कर भी गुजरता, मगर आज का दिन बड़ा अहम था। शमसू कोई खास गबरू तो ना था, मगर ऐसे गांव में जहां अफलास का साया हर तरफ छाया हुआ हो, वहां सेहत तो तंदुरुस्ती भी बड़ा हुस्न होता है। चोरी चोरी भैंसों का दूध पीने, कच्ची पक्की सब्जियां खाने और दिन भर की मेहनत ने उसे ऐसा बना दिया था कि गांव की लड़कियां उसको देखती जरूर थीं। उसको भी इस बात का एहसास था, मगर उस पर सारे गांव की लड़कियों का जादू नहीं चलता था। वो तो बस नूरी की एक झलक का दीवाना था। खेतों के उस पार जहां पुराना कुआं था, वहां वो नूरी से मिला करता था। नूरी भी सारे गांव में उसी का दम भरती। कई अच्छे रिश्ते आए, मगर नूरी को उसकी शहर की नौकरी का इंतजार था। एक दफा बस शमसू की शहर की नौकरी लग जाए, फिर सारे गांव वाले उसकी किस्मत पर नाज करेंगे, उसके आगे पीछे फिरेंगे और वो रानी बन के शमसू के दिल और घर पर राज करेगी, उसके ढेर सारे बच्चे पालेगी। आज का दिन बड़ा अहम था। नूरी की मां उसके घर आई हुई थी। अब्बा भी चारपाई पर नया खेस बिछाकर बैठा था। अम्मा और रानो भी पक्का मुंह बनाकर नूरी की मां को देख रही थी। सब लोग किसी धमाका खेज खबर की तवक्को कर रहे थे। आज नूरी की मां रिश्ते से इनकार भी कर सकती थी। नूरी अल्लाह वसाया की भी हो सकती थी। इतना सब कुछ होने का इम्कान था कि शमसू के कान की लवें लर्ज रही थीं। उसने दिल में वो सारे कलमे और सूरतें पढ़ ली जो उसको और नूरी को मौलवी साहब ने याद कराई थी। रात को वो सही तरह से सो भी नहीं सका था। बस तारों को देखकर एक ही दुआ मांगता था, या अल्लाह चाचे गुलाम मोहम्मद के दिल में रहम डाल दे और वो शहर में मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दे। चाचा गुलाम मोहम्मद अब्बा का दोस्त था, जिसकी शहर से चिट्ठी महीनों 2 महीनों के बाद आ ही जाती थी। चाचा कभी भी गांव नहीं आया था, मगर अब्बा बताता था वो एहसान फरामोश आदमी नहीं है। जरूरत के वक्त काम आने वालों को हमेशा याद रखता है। जाने क्या एहसान किया था अब्बा ने कि चाचे से उसका राब्ता जरूर रहता था। वो चिट्ठी लिखता था, अब्बा जवाब लिखवाता था और ये रिश्ता बरसों से ऐसे ही चल रहा था। जिंदगी में पहली दफा अब्बा ने चाचे गुलाम मोहम्मद को उसकी शहर में नौकरी का बंदोबस्त करने के लिए कहा। इस बात को 2 महीने गुजर गए थे। चाचे का जवाब ही नहीं आता था। अब्बा को बड़ा इत्मीनान था, मगर शमसू तो जैसे अंगारों पर लौट रहा था। वो रोज डाकिये का इस तरह इंतजार करता कि बाज औकात तो अब्बा को भी तरसाने लगता। आज जब नूरी की मां आई हुई थी तो डाकिये की अचानक आमद ने उसकी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। डाकिये ने जब सबके सामने खंखारती हुई आवाज में चाचे गुलाम मोहम्मद का खत पढ़ा तो उसको एक एक लफ्ज याद हो गया। चाचे ने लिखा था, अजीजम शमसुद्दीन की मुलाजमत का शहर में इंतजाम हो गया है। जितनी जल्दी हो सके बरखुरदार को शहर रवाना कर दो और बेहतर होगा कि शहर आने से पहले कहीं इसकी शादी भी कर दो। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं। वस्सलाम गुलाम मोहम्मद। चाचे के खत में जल्दी के अल्फाज सुनकर नूरी की मां भी थोड़ा सा घबरा गई। फिर आने का कह के वो जल्दी से उठ गई, मगर शमसू जानता था फैसला उसी के हक में होगा, क्योंकि पूरे गांव में किसी का भी कोई चाचा ऐसा नहीं था जो न सिर्फ शहर में हो बल्कि एक नौकरी के इंतजाम की अहलियत भी रखता हो। उसने वहीं बैठे बैठे शादी के इंतजामात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दिल ही दिल में तारीख भी पक्की कर दी, देगों का इंतजाम भी कर लिया और नूरी के लिए चांदी की मुंदरी भी खरीद ली। शमसू ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। 2 महीनों में उसकी शादी हो गई। अब्बा ने जमीन का आखिरी टुकड़ा बेचकर सारे गांव वालों की ऐसी दावत की कि लोग आज भी उस शोरबे बोटी की महक को गांव की फजा में महसूस करते और उंगलियां चाटते हैं।
दोनों को शहर जाने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। उसने ये पूरा हफ्ता नूरी के साथ उस कमरे में गुजारा जिसे उसके दोस्तों ने रंगीन झंडियों से सजाया था। पूरा हफ्ता माँ हंस हंस कर उसको खाने के लिए बुलाती रही, अब्बा बाहर से गालियां देता रहा, मगर शमसू को किसी और चीज का होश ही नहीं था। 1 हफ्ता ऐसे गुजरा जैसे एक पल। उसका बस नहीं चलता था कि वक्त को रोक ले, और अब तो शहर जाने को भी जी नहीं चाहता था। मगर जब नूरी ने अपनी कसम दी तो फिर उसके पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब्बा ने डाकिये के जरिए चाचे को पहले ही इत्तला दे दी थी कि बरखुरदार शमसुद्दीन बरोज जुमातुल मुबारक सुबह 8 बजे गांव से रवाना होगा। 2 घंटे की पैदल मुसाफत के बाद तांगे पर 1 घंटा लगेगा, वहां से लारी स्टेशन ले जाएगी और हफ्ते की सुबह लाहौर पहुंच जाएगा। खैरियत की इत्तला कीजिएगा। लाहौर पहुंचकर शमसू को पहली बार मालूम हुआ कि शहर क्या होता है। इतने बंदे तो उसने कभी ईद की नमाज पर भी नहीं देखे थे, और सब के सब मगन, किसी को किसी का होश नहीं। वो लाहौर स्टेशन पर नूरी को अपनी बगल में दबाए एक कोने में सहमा खड़ा था कि चाचा गुलाम मोहम्मद आ गया। जाने चाचे ने इस भीड़ में उसे कैसे पहचान लिया। उससे तो इस भीड़ में अब्बा तक भी पहचाना ना चाहता। चाचा गुलाम मोहम्मद बूढ़ा, खामोश और थका थका सा आदमी था। उसके लहजे में जो बेजारी थी वो शमसू को उसके खतों में कभी नजर नहीं आई थी। चाचे ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वो ये काम जल्दी खत्म करना चाहता हो, और फिर उन्हें अपने पीछे आने का कहकर आगे चल दिया। वो और नूरी टीन के बक्से खड़काते गिरते पड़ते टांगे के पास पहुंचे तो चाचा पहले ही आगे बैठ चुका था। रास्ते में भी चाचे ने कोई खास बात नहीं की, मगर जब घर पहुंचकर चाची ने नूरी को गले लगाया और सारे गांव का हाल पूछा तो उसकी जान में जान आई। खाने के बाद चाचा शमसू और नूरी को उनकी खोली दिखाने ले गया। अंधेरी गली का एक अंधेरा कमरा, कब्रिस्तान की किसी कब्र जैसा। एक तरफ छोटा सा गुसलखाना, एक चूल्हा, एक पलंग और लोहे की अलमारी। बस ये नूरी और उसकी कुल कायनात थी। चाचा शाम को आने का कहकर कुछ इस तेजी से खोली से निकला जैसे किसी काम की बहुत जल्दी हो। सफर की थकान और रात की जगार के मारे दोनों पलंग पर लेट गए, मगर नींद जैसे कोसों दूर भाग गई। वो शहर जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, ये खोली उससे बहुत मुख्तलिफ थी।